सालों के दौरान यूनाइटेड किंगडम ने बड़े बदलाव देखे हैं। कई शहरों में सबसे ऊंचे पद अब मुस्लिम नेताओं के पास है। लंदन के मेयर सादिक खान एक मुस्लिम, बर्मिंघम के मेयर शफीक शाह एक मुस्लिम, लीड्स के मेयर असगर खान एक मुस्लिम, ब्लैकबर्न के मेयर सलीम मुल्ला एक मुस्लिम, शेफील्ड के मेयर मजीद एक मुस्लिम, ऑक्सफोर्ड के मेयर मोहम्मद अल्ताफ खान एक मुस्लिम, लूटन के मेयर नसीम अय्यूब एक मुस्लिम, ओल्डहैम के मेयर शादाब कुमेर एक मुस्लिम, रॉचडेल के मेयर मोहम्मद जमान एक मुस्लिम। पूरे ब्रिटेन में अब ये स्थिति है। 3000 से अधिक मुस्लिम मस्जिदें, 130 से अधिक मुस्लिम शरीयत अदालतें, 50 से अधिक मुस्लिम शरीयत काउंसिल। कुछ इलाकों को तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए नोगो जोन अभी कहा जाता है। आंकड़े दिखाते हैं करीब 78% मुस्लिम महिलाएं काम नहीं करती और मुफ्त लाभ व घरों पर निर्भर रहती हैं। करीब 63% मुस्लिम पुरुष भी काम नहीं करते और मुफ्त लाभ व घरों पर निर्भर रहते हैं। कई मुस्लिम परिवारों में 6 से 8 बच्चे होते हैं, जबकि वे अब भी मुफ्त लाभ और घरों पर निर्भर रहते हैं। देश भर के स्कूलों में अब हलाल मांस ही परोसा जाता है। हलाल मांस वह है जिसे इस्लामी कानून के अनुसार तैयार किया जाता है, जहां जानवर को दुआ पढ़कर ज़बह किया जाता है और उसका पूरा खून बहाया जाता है। और ये सब कुछ सिर्फ 40 लाख मुस्लिमों ने हासिल किया है, जबकि पूरे ब्रिटेन की आबादी 6.6 करोड़ है। ये अमेरिका और यूरोप दोनों के अंत की शुरुआत है और कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। यूरोप अगले 100 वर्षों में ढह सकता है। मेरा मानना है कि दुनिया ज्यादा जनसंख्या वाली नहीं है, बल्कि ये कम जनसंख्या वाली है। किसी भी सभ्यता के बचने के लिए प्रति महिला 2.11 बच्चों का जन्म दर होना चाहिए। इतिहास साफ है, किसी संस्कृति ने कभी भी 1.9 की जन्म दर से वापसी नहीं की और 1.3 पर पुनर्प्राप्ति गणितीय रूप से असंभव है। तो आज यूरोप कहाँ है? फ्रांस 1.8 पर है, अस्तित्व से नीचे। इंग्लैंड 1.6 पर है, ढह रहा है। ग्रीस 1.3 पर है, खत्म। जर्मनी भी 1.3 पर है, खत्म। इटली 1.2 पर है और भी बुरा। स्पेन 1.1 पर है। सबसे कम वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब एक छोटा हिसाब लगाएं। फ्रांस में इस्लामी जन्म दर 8.1 है। फ्रांस के बड़े शहरों में 20 वर्ष से कम आयु के 45% बच्चे मुस्लिम हैं। इस गति से सिर्फ 40 साल में फ्रांस एक इस्लामी गणराज्य बन सकता है। दुनिया ऐसे बदल रही है कि ये अपरिवर्तनीय लगता है और जल्द ही अमेरिका और कनाडा को भी यही सच्चाई झेलनी होगी। आज उत्तरी अमेरिका की स्थिति। अमेरिका की जन्म दर 1.64 है, जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं। कनाडा की जन्म दर 1.4 है, दुनिया में सबसे कम में से एक। मैक्सिको की जन्म दर 1.88 है, अभी बची हुई है लेकिन तेजी से गिर रही है। हिस्पैनिक और लैटिनो परिवार 1.92 पर है, मुश्किल से ऊपर। ब्लैक और अफ्रीकी अमेरिकी 1.75 पर है, प्रतिस्थापन से नीचे। श्वेत गैरिस्पैनिक अमेरिकी 1.62 पर है, घट रहे हैं। एशियाई अमेरिकी 1.53 पर है, सबसे कम। अमेरिका में आप्रवासी महिलाएं अभी भी औसतन 2.0 बच्चे पैदा करती है, जो पर्याप्त है। लेकिन अमेरिका में जन्मी महिलाएं सिर्फ 1.6 पर है, जीवित रहने से बहुत नीचे। और कनाडा भूल जाइए, 1.4 पर। ये खत्म है। क्यूबेक प्रांतों में सबसे ऊंची जन्म दर रखता हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर कनाडा ढह रहा है। हकीकत यह है, उत्तरी अमेरिका भी यूरोप के समान रास्ते पर है। संख्याएं झूठ नहीं बोलती। सभ्यता ऐसे नहीं बच सकती। ये सब आधुनिक महिला शक्ति के उदय से शुरू हुआ, जब महिलाओं ने नेतृत्व संभाला। रानी एलिजाबेथ से शुरुआत करते हुए पश्चिम की नींव बदलने लगी। Why did you say that the price of survival is the equality of women? Because if women have full ability to enter into all facets of the human condition, if they can enter business, if they can enter religion, science, government on an equal basis with men,
they will be so busy that they won't feel as necessary to have a great many children. As long as you have women under conditions where they don't feel any sense of value, no self-worth, except as mothers, except as baby factories, they'll have a lot of children, because that's the only way they can prove they're worth something. In general, if you look through the world, the lower the status of women, the higher the birth rate. And the higher the birth rate, the lower the status of women. So that if you could somehow raise the status of women, I am certain the birth rate will fall drastically through the choice of the women themselves. आज अमेरिका में 80% शिक्षक महिलाएं हैं। 2022 में ब्रिटेन के प्राथमिक स्कूलों में 86% शिक्षक महिलाएं थी। करीब 25% बच्चे अकेली माँओं द्वारा पाले जाते हैं और इन लड़कों को अक्सर कमजोर, अधीनस्थ और भ्रमित पाला जाता है। इन्हें लगभग हर दिन ये 80% महिला शिक्षक बताती हैं कि लड़कियां उनसे बेहतर हैं। इसी बीच मुस्लिम महिलाएं बच्चे पैदा कर रही हैं और अपने परिवार बढ़ा रही हैं, जबकि पश्चिमी महिलाएं अपने ही पुरुषों से लड़ने में व्यस्त हैं। उन्हें नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए जेल में डाल रही हैं और ऐसी लड़ाइयां लड़ रही हैं जो समाज को कमजोर करती हैं। बॉस बेब संस्कृति ने वो सब कुछ नष्ट कर दिया जो कभी पश्चिम को मजबूत बनाता था। अकेली माँओं द्वारा पाले गए पुरुषों को सिखाया गया कि वे नरम, अच्छे बने रहें। अब वही कमजोर पुरुष राजनीति चला रहे हैं। जब पुरुष अपनी जगह छोड़ देते हैं तो हमेशा विनाश आता है। यहाँ तक कि चर्च में भी हम ये देखते हैं। महिलाएं उपदेश मंच को शो बना रही हैं, बिना शर्म कपड़े पहन रही हैं, जबकि पुरुष बेंचों से गायब है। जब महिलाएं राज करती हैं तो सेंसरशिप बढ़ती है। क्यों? क्योंकि भावुक लोग सच नहीं चाहते। वे झूठ और आंसुओं से पुरुषों को नष्ट करना पसंद करते हैं, जैसे हव्वा ने ईडन गार्डन में किया, जिसने सभी पीढ़ियों पर विनाश ला दिया। पैटर्न कभी नहीं बदलता। महिलाओं का इस्तेमाल करो और वे भीतर से नष्ट कर देंगी। लेकिन महिलाओं के लिए संदेश ये है, अपने बेटों के लिए लड़ो, अपने पुरुषों के लिए लड़ो, क्योंकि उन्हें कमजोर बनाकर तुम अपना ही भविष्य नष्ट कर रही हो। हर मजबूत रानी के पास राज्य की रक्षा के लिए द्वार पर शक्तिशाली पुरुष होते थे। यूनाइटेड किंगडम ने इसे भूल गया है। अपने पुरुषों को मजबूत बनाओ, वरना तुम्हारे दरवाजे गिर जाएंगे।